मेरा नाम सोहेल अहमद, जो कहूँगा सच कहूँगा। लिटिल सेंट जेम्स कैरेबियन सीन में एक छोटा सा जजीरा जो बाहर से देखने में लग्जरी रिट्रीट लगता है, मगर इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सबसे गमगीन काम यहीं हुए। यह आइलैंड पूरी तरह एक प्राइवेट ओनरशिप में था। यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्राइवेट बोर्ड या फिर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता था। और इस आइलैंड पे बने थे मल्टीपल गेस्ट हाउस, प्राइवेट डॉग, हेलीपैड और चेक पोस्ट। सब कुछ इस तरह के बाहरी निगरानी भी नामुमकिन। ये आइलैंड लोकल अथॉरिटी के कानूनी इदारे से भी बहुत दूर, और यही वजह थी इतने साल ये किसी की नज़र में नहीं आ सका। और विक्टिम के गवाही के मुताबिक यहाँ पे अक्सर लड़कियों को लालच के मुताबिक या फिर अच्छी जॉब की लालच में या फिर उनको ब्लैकमेल करके लाया जाता था। आइलैंड पे आते ही हर चीज़ लग्जरी और रिजॉर्ट होटल की तरह बन जाती थी, पर ये फैसिलिटी सिर्फ उन लोगों की आती थी जो इस सर्विस को जिनको ये सर्विस दी जाती थी, ना कि विक्टिम के लिए। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये भी सामने आया, इस पूरे आइलैंड को इस तरह डिज़ाइन किया गया था ताकि हर चीज़ यहाँ प्राइवेट रहे, जैसे कि कौन गया कौन आया ये किसी को पता न चले। इस आइलैंड की 80 से 16 यूएस डॉलर कीमत थी, जो कि एफ्टीन की छोटी सी मिल्कियत में शुमार होती थी। ये मीडिया ने जिसे एफ्टीन सीक्रेट प्ले ग्राउंड कहा। अवेलेबल पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक एफ्टीन ने नाबालिग लड़कियों के साथ वो सब कुछ किया जो कि गैर कानूनी और बेसालिमा और बेइंतहाई मुजरमा था। खास करके जो उसका टारगेट था वो एक ऐसी नाबालिग औरतों को टारगेट करता था जो इकोनॉमी लिहाज से, फाइनेंशियल लिहाज से कमज़ोर हुआ करती थी। इधर इस तरह पैसे की लत लगाई गई जैसे कि जिसको बुलाया जाता उसको इस तरह ट्रेन किया जाता, फिर उसको कहा जाता कि वो अपने दूसरे दोस्त को लेके आए, फिर वो दूसरी दोस्त को लेके आए, वो दूसरी दोस्त को लेके आए। इस तरह करते करते ये चेन बन गई। बहुत सारे आर्टिकल में ये लिखा गया कि शुरू में लड़कियां पैसे की वजह से ले जाती थी, पर बाद में वो इस पर इतना पछतावा करके इस चीज़ से निकल नहीं पाती थी, पावर की वजह से, पैसे की वजह से, ताकत की वजह से। रिकॉर्ड के मुताबिक इस चीज़ में बहुत सी ट्रैवल एजेंसियां भी शामिल थी जो कि उनको इस चीज़ की सर्विस देती थी। एफ्टीन काफ़ी बार इस चीज़ में पकड़ा भी गया, पर पावर की वजह से और बेइंतहा लोगों का सोर्स की वजह से वो निकल जाता था। 2019 में भी वो एक लंबे केस में गया, मगर वहाँ से भी वो छूट गया, पर उसके बाद उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से उस पर जो इंक्वायरी थी वो वहीं की वहीं ख़त्म हो चुकी थी। ये बात तब की जब एफ्टीन फाइल होने से पहले, लीक होने से पहले, ये तब की बात है। पर सवाल ये पता होता है कि एफ्टीन के खिलाफ इतनी शिकायतें थी तो फर्स्ट टाइम जब उसको पकड़ लिया गया था तो उसको इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया गया। हालांकि ये अब तक रिकॉर्ड ही नहीं पता चल सका कि आज तक कितनी लड़कियों को ट्रांसपोर्ट की गई, वो भी नाबालिग। बात वैसे सीक्रेट है। एफ्टीन ने बड़ी माहिरी के साथ चीज़ को सबको प्राइवेट रखा और इतनी खुफिया जरिए रखा कि आज तक किसी को पता ही नहीं चलने दिया। एफ्टीन में जो स्मॉल लड़कियां हुई, बाद में उनकी जब इंटरव्यू हुए तो उनके पीछे बहुत बड़ी लंबी लंबी फाइनेंशियल कहानियाँ थी। इसका मतलब एफ्टीन उनके कमज़ोरी पे वार करता था, जैसे कि जो लड़की जिस हालात से, बुरे हालात से किसी मामले में फंसी होती थी, उनको वहाँ से निकालने के लिए, फिर उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनको ऑफर देता था। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौर में उस लड़कियाँ उस काम में लग के फिर उससे निकलना चाहती थी, पर पावर की वजह से वहाँ से निकल ना पाई। हालांकि तादाद इतनी ज़्यादा थी, फिर भी नामुमकिन वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था सबके लिए। सोचने वाली बात यह भी है कि 3 लड़कियों के साथ गलत हुआ और गवर्नमेंट ने कोई एक्शन उठाया। इसका मतलब एफ्टीन गवर्नमेंट को अपनी जेब में लेके घूमता था या फिर सबके राज जानता था। उसने गवर्नमेंट को इस तरह से काबू किया था
इस आइलैंड पे सिर्फ जिनसी काम नहीं होते थे, बल्कि बड़े बड़े नाम वहाँ के काम भी होते थे। प्राइवेट मीटिंग होती थी और इस सब की जानकारी एप्स्टीन रखना चाहता था। उसने जगह जगह पे कैमरा और एप्स्टीन फाइल के मुताबिक उसने रिकॉर्ड बनाया होता, जैसे कि उसको पता होना चाहिए था। वो चाहता था कि मुझे हर चीज़ का पता हो, कौन आया, कौन गया, कब कैसे हुआ, कौन किधर क्या करने वाला है, हर चीज़ की मालूमात। एप्स्टीन को हर चीज़ पे कंट्रोल चाहिए था। उसके रिकॉर्ड के मुताबिक ये भी बात है कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी सारी की सारी सीक्रेट के मुताबिक थी। एप्स्टीन के सामने बड़े बड़े लोगों की पावर नहीं चल पा रही थी, ना पैसा चल पा रहा था, क्योंकि एप्स्टीन के पास सब के लिए कुछ ऐसा खुफिया राज था जिससे वो सबको हिला दे सकता था। यही वजह थी वो सब उसके सामने खामोश थे। मज़े की बात, कोर्ट रिकॉर्ड में भी याद कहीं साबित नहीं हुआ कि एप्स्टीन ने किसी को ब्लैकमेल किया हो या फिर किसी के साथ ज्यादती की हो। अब कहानी उस मोड़ पे आ जाती है जब एप्स्टीन फर्स्ट टाइम पब्लिक में आ गया। साल 2008 फ्लोरिडा का पाम का एक बीच, जहाँ पे एक टीनेज ने कंप्लेन की एप्स्टीन के खिलाफ। इल्ज़ाम क्या था उसके ऊपर कि हमें मसाज के नाम पे बुलाया गया और हमारे साथ नामुनासिब ज्यादती की गई। उस टाइम के इन्वेस्टिगेशन ने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया और इस बात को समझा कि कोई छोटा मोटा केस नहीं है। जब इस मामले की तहकीक की तो पता चला कि इस मामले में दर्जनों लड़कियां मौजूद हैं इस केस में। फिर उस टाइम पुलिस ने फौरी तौर पर पूरी एक्शन उठा लिया एप्स्टीन के खिलाफ। अब यहाँ पे तरह लगने लग गया था हमें कि यहाँ पे एप्स्टीन बहुत लंबा जा सकता है, फंस सकता है, मगर यहीं से सिस्टम एक अलग से मोड़ पे चला गया। इस दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह किया गया, कैसे लो बदला किया, और ये सारा मामला इस तरह गेम घूमी कि एप्स्टीन को इतने बड़े केस से निकाल के एक छोटे से केस में ला के सिर्फ और सिर्फ उसको 18 महीने की जेल दे दी गई, जिसमें से 18 महीनों में से उसने सिर्फ 13 महीने की जेल काटी, वो भी पूरी तरह जेल नहीं, जिसने उसको वर्क अनाउंस की परमिशन मिली, यानी कि उसका आना जाना लगा रहना था जेल से। ये उसको अनाउंस था कोर्ट की तरफ से। उस टाइम ये विक्टिम के लिए ये बात बहुत बड़ी मायने रख रही थी और पब्लिक के लिए भी, क्योंकि ये बात तब तक सबको पता चल चुकी थी कि दोषी विक्टिम को एक नहीं दर्जनों है। यानी कि इतनी स्ट्राइक होने के बाद, इतना पब्लिक क्राउड होने के बाद फिर भी कोर्ट ने उनकी किसी चीज़ को मायने मत दिया और उसको आखिरकार रिलीज़ कर दिया। 2008 में एप्स्टीन जेल से रिलीज़ हो गया फाइनली, बाहर आके वो पूरा पब्लिक से दूर हो गया। पर वो अपने काम को भूला नहीं था, वो वही काम दोबारा ही कर रहा था जो पहले कर रहा था। साल 2019 जुलाई, यहाँ पे एक ऐसा मोड़ आया जिसने एप्स्टीन के पूरे आइलैंड जो प्राइवेट था उसको तोड़ कर दिया। न्यूयॉर्क के जेएफ एयरपोर्ट पे एप्स्टीन जैसे उतरा, उसे वहाँ पे फेडरल एजेंटों ने फौरी तौर पे वहाँ पे पकड़ लिया। अब बात यहाँ पे सिर्फ छोटी मोटी नहीं बची थी, बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब खुलासा हो चुका था कि एप्स्टीन ने नाबालिग बच्चों के साथ क्या क्या किया, उनको कैसे इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्ट किया गया, क्या क्या किया, सब कुछ ओपन हो चुका था। अब उसकी यहाँ पर कोई गेम, कोई पॉलिसी ना चली, उसको कोई उसकी डील एक्सेप्ट नहीं की गई और उसको सेंट्रल जेल में रख दिया गया, जो कि न्यूयॉर्क के बहुत बड़े सेंट्रल जेल था। अब मीडिया खुल पड़ी, मीडिया में उसकी सारी वीडियो, उसके पुराने केस, और ये सवाल बार बार होने लगे कि एप्स्टीन इतने सालों तक खुलिया आखिरकार कैसे घूमता रहा। 2008 के केस में आखिरकार गवर्नमेंट ने इतनी नरमी क्यों दिखाई, ये सवाल बार बार आता रहा। पर फिर आगे एक नया जेफरी एप्स्टीन अब न्यूयॉर्क के जेल में सुबह मरा हुआ पाया गया।
मेडिकल के मुताबिक उसका केस सुसाइड था, जबकि उसकी रिपोर्ट में ये चीज़ शो हुई। जैसे कि सही से कैमरा नहीं चल रहे थे उस टाइम पे, जैसे कि उस पर सही से निगरानी मत नहीं रखी गई थी, जैसे कि गार्ड वार उसके ऊपर चक्कर नहीं लगा रहे थे। तो उसी के साथ एस्टिन के साथ कानूनी के मुताबिक जब उसकी मौत हुई तो उसके साथ ये सारे केस भी चले गए। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मरने के बाद जेफरी एस्टिन का नाम जब खुला तो वो एक पावर ऑफ सिंबल में आया। वो जिंदा रह के अपनी कोई बात अपनी सफाई नहीं दे सका, पर मरने के बाद लोगों के और बेचैनी पैदा कर गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जेफरी एप्स्टीन के मरने के बाद एप्स्टीन फाइल किसने लीक की? हाँ,